फाउंडेशन कोर्स की ओरिएंटेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, एक-एक करके हम इन सबको देखेंगे, जैसे कि कौन सी किताबें पढ़नी है, प्रीलिम्स और मेंस को कैसे बैलेंस करना है, अखबार कैसे पढ़ना है, वगैरह-वगैरह। पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं इस कोर्स में आपको सिर्फ रेलेवेंट चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। आप पढ़ते इतना सारा हो, लेकिन यूपीएससी आपसे इतना सा पूछता है, तो आप सोच रहे हो आपसे इतना सा पढ़ा दूं या इतना सारा पढ़ा दूं? नहीं, मैं आपको इतना सारा पढ़ाऊंगा। मैं आपको बहुत सारी आलतू फालतू की, जो आपको लगेगा फालतू की चीजें, वो भी पढ़ाऊंगा। ये टू द पॉइंट कोर्स नहीं होगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एम आपको आईएएस बनाना नहीं है। लेट्स बी क्लियर, मेरा यहाँ पे एम है कि जो लोग अगले 35 साल के लिए सत्ता में बैठने वाले हैं, वो अच्छे लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों, थोड़े मेच्योर लोग हों। तो मेरा एम ये है, आपका एम कुछ और है, तो आप कहीं और से पढ़ लो प्लीज। शुरू करने से पहले क्विज कर लेते हैं छोटा सा। ये कंपलसरी क्विज है। मैं आपको 5 गूगल स्निपेट्स दिखाऊंगा, आपको वीडियो पॉज करके उनको पढ़ना है, एंड फिर आपको नीचे आगे प्रोसीड करने से पहले कमेंट करना है वीडियो के नीचे कि आपका स्कोर कितना आया, इनमें से कितने फैक्ट्स आपको पहले से पता थे। ठीक है, अगर पांचों पता थे 5/5, अगर एक भी नहीं पता तो 0/5। इसमें शर्माने वाली बात नहीं है, आप जितना ऑनेस्टली आंसर दोगे उसके हिसाब से हमें पता चलेगा कि मुझे कोर्स कैसा आगे प्रोसीड करना है। वीडियो को पॉज करो। पढ़ लिया? ये दूसरा है, वीडियो पॉज करो। पढ़ लिया? तीसरा, वीडियो पॉज करो, पढ़ो उसे। ठीक है, नेक्स्ट, पढ़ो उसे, वीडियो पॉज करो। पढ़ लिया? नेक्स्ट, वीडियो पॉज करो। पढ़ लिया? स्कोर लिखो नीचे। वीडियो पॉज करो, नीचे जाओ, कमेंट्स में प्लीज अभी अपना स्कोर लिखो। देयर इज अ रीजन आई एम डूइंग दिस। देखो, आप जितना स्कोर लिखोगे उसके हिसाब से पता चलेगा मुझे कि आप लोग ऑलरेडी कितना पढ़ते हो। ठीक है, वरना मुझे इस हिसाब से थोड़ा सा कोर्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले बताया कि कोर्स में हम काफी ब्रॉडली चीजों को हैंडल करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट चीजों में नहीं जाएंगे, ताकि जितना ब्रॉड आपका बेस रहेगा, ऊपर जितनी मर्जी हवाएं चलें, यूपीएससी जितना मर्जी अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम क्रिएट करे, अगर आपका फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तेज हवाएं चलेंगे, अनप्रेडिक्टेबल यूपीएससी पेपर बनाएगा, तो आप डगमगा जाओगे। ठीक है, एंड अल्टीमेटली गोल सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके लिए बैंड बाजा बज जाए, वो मेरा एम नहीं है। मेरा एम देश को सुधारना है, तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। आपका एम सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है, तो जो लोग टू द पॉइंट स्टडी करवाते हैं उनसे बात कर लो। फिर सिंपल, वीडियो बंद कर दो भी। फिर व्हाट्सएप ज्ञान देने वाले बतेरे लोग हैं। देखो, मान लो आपको एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हो तो आपके काम के बारे में कोई आपसे बकवास नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना, तो अरे गहरे लोग आके कहेंगे, तू चुप रहे, मैं बताता हूँ तेरे को, इस पॉलिसी का ये रीजन है, इसका ये रीजन है, ये लोग आपको ज्यादा ज्ञान देंगे। ठीक है ना, तो ऐसे लोग भरे पड़े हैं समाज में। तो यूपीएससी सिलेबस की क्वालिटी है कि आप जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में हर किसी को आपसे ज्यादा ज्ञान व्हाट्सएप के थ्रू पहले मिल रहा है। वो कितना सही है कितना गलत है वो अलग बात है, राइट। जैसे एक नॉर्मल इंसान क्या होता है, पब्लिक पब्लिक आप इस कोर्स को थोड़ा सा समझो कि मेरी क्या मेथोडोलॉजी रहने वाली इस कोर्स के अंदर। आम पब्लिक क्या चाहती है? आम पब्लिक ये सोचती है यार 26 जनवरी ये परेड देख लेंगे, 15 अगस्त तक पतंग उड़ा लेंगे। नहीं, एक आईएएस ऑफिसर ये सोचता है कि रिपब्लिक डे को हम ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते, इतनी बड़ी परेड निकालते हैं एज कम्पेयर टू इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे ज्यादा बड़ी चीज होनी चाहिए, देश आजाद हुआ था इतने सालों के बाद। लेकिन हम ज्यादा सेलिब्रेट किसको करते हैं? हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे को। तो ऐसा क्यों? ये आपके दिमाग में आना चाहिए। ये आईएएस ऑफिसर को पता होता है, ये उसका पर्सपेक्टिव है। अभी लोग क्या देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं कि ये जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, ये 2011 के बाद पहला इतना बड़ा प्रोटेस्ट था। आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो पिछला प्रोटेस्ट हुआ था, लोकपाल के लिए हुआ था, 2G स्कैम उस समय चल रहा था न्यूज में काफी, तो उन चीजों का क्या हुआ इस टाइम? इस अभी क्या स्टेटस है उन दोनों चीजों का? आपके दिमाग में ये आना चाहिए। ये डिफरेंस है पर्सपेक्टिव में। अभी आप यहाँ पे हो, मैक्सिमम लोग आप में से यहाँ पे हो, मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग क्या कहते हैं, यार इंडिया ना इसलिए डेवलप नहीं हो रहा कि यहाँ पे ना तानाशाही नहीं है। एक बार तानाशाही आ जाए, बाय गॉड दुनिया देखो इंडिया कैसे नंबर 1 बनता है। आप ये बताओ यार, चाइना के अंदर वायरु चेरी पिकिंग किया, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं। आप ये तो बोलो कि चाइना इज एथीस्ट कंट्री, वी शुड आल्सो बिकम एथीस्ट। मे बी वो उसका रीजन है प्रोग्रेस का। वहां पे कम्युनल दंगे नहीं होते हैं, लोग धर्म से ज्यादा लॉजिक पे बात करते हैं। मे बी दैट इज द रीजन फॉर द प्रोग्रेस, राइट। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, तो मे बी वी शुड आल्सो बिकम लाइक चाइना, सो मे बी वी शुड बिकम कम्युनिस्ट। लोग ये भी तो बोल सकते हैं। तो यू शुड हैव द एबिलिटी टू काउंटर क्वेश्चन कि आपने पिन पॉइंट कैसे किया कि चाइना की सफलता का राज लैक ऑफ डेमोक्रेसी है। ये तो आपको व्हाट्सएप पे सिखाया जा रहा है। जो लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेसी कम हो, कम से कम इलेक्शन हो, कम से कम हमारी अकाउंटेबिलिटी हो,
वो लोग ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं पब्लिक के लिए। आपको पब्लिक बनना है तो पढ़ते रहो, फिर लेते रहो व्हाट्सएप से ज्ञान। व्हाट्सएप पे क्या पढ़ते हो कि नेहरू, ये सॉरी, गांधी और बोस में लड़ाई रहती थी, हमेशा दुश्मन थे दोनों। बोस कहता था यार मेरे को काम करने दो, मैं तुम्हें अभी आजादी दिला दूंगा फटाफट, और गांधी कहता था रुक जा भाई, तू वायलेंस कर रहा है, मैं तो नॉन वायलेंस चाहता हूँ, ऐसे कैसे वायलेंस करेगा तू। तो ये आपको सिखाया जाता है, एक्चुअली में ऐसा नहीं था। बोथ वर वेरी गुड फ्रेंड्स इफ वन कुड से। महात्मा का टाइटल किसने दिया था? गांधी को बोस ने दिया था यार। ठीक है। आज की डेट में अगर हमें इंटरनेशनली कहीं भी ऑपरेट करना है तो हम दो तरह से ऑपरेट करते हैं। एक होता है मुंह से बोल के, डिप्लोमेसी से, आईएफएस है हमारे लिए, उसके उस चीज के लिए आईएफएस है हमारे पास। एंड जहां पे डंडा दिखाना होता है हम आर्मी दिखाते हैं अपनी, कि मिसाइलें भी हैं हमारी, राइट। तो वो डुअल स्ट्रैटेजी होती है जो दुनिया का हर देश अपनाता है, और वो चीज हमने भी अपनाई थी, जान पूछ के कह लो या बाय डिफॉल्ट कह लो, है ना। तो गांधी वॉज ए डिप्लोमैट, वो डिप्लोमेसी यूज कर रहे थे, एंड बोस अपनी आर्मी यूज कर रहे थे, एंड बोथ आर एसेंशियल। यू कैन नेवर से कि एक ही बंदा सही था, नहीं, एक बंदा कभी सही नहीं होता। इट इज अ टीम दैट विंस। और आज भी आईएएस बनने के बाद, आईएफएस बनने के बाद आपको ऐसी काम करना पड़ेगा यार। ये थोड़ी ना कहोगे आर्मी वाले पागल है, सिविलियन से सारी चीजें होती हैं, हम ही लोग डिप्लोमेसी सब कुछ संभाल लेंगे, नहीं, आर्मी भी चाहिए आपको। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपना पर्सपेक्टिव बदलो थोड़ा सा। आप में और अंबानी में क्या फर्क है? आपका कोई किस्मत का फर्क है और कुछ फर्क? कुछ लोग अपनी किस्मत खुद बनाते हैं, आगे खुद बढ़ते हैं, क्या सोच का फर्क होता है। ये दोनों कॉलम्स क्या दिखा रहे हैं? सोच में फर्क दिखा रहे हैं, सिर्फ सोच में फर्क, ये नॉलेज में फर्क नहीं दिखा रहे। ध्यान से पढ़ो इनको। ये दोनों कॉलम्स नॉलेज में फर्क नहीं दिखा रहे हैं, ये सोच में फर्क दिखा रहे हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं। चलो एक एक करके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। पहला क्वेश्चन है, हमें क्या पढ़ना होगा इस कोर्स के अंदर? चिंता की बात नहीं है, आपको जो भी पढ़ना होगा मैं आपको दूंगा, ए टू जेड कंप्लीट स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगा। ठीक है। इंग्लिश में मिलेगा सब कुछ, मैं सब कुछ इंग्लिश में पब्लिश करूंगा, लेकिन उसका हिंदी वर्जन भी एआई जनरेटेड में दे दूंगा। मैं उसको रिव्यू नहीं करूंगा, जो एआई बना के देगा मैं आपको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर दूंगा, एज सिंपल एज स्टार्ट, राइट। किसी भी टॉपिक का आपके पास पहले से कोई अच्छे नोट्स हैं, किसी इंस्टीट्यूट का कुछ मिलता है, उसको रखो अपने पास, उससे दूर मत भागो, अपने पास रख लो, पढ़ लो, अच्छी बात है, राइट। लेकिन कंटेंट आपका इशू नहीं होना चाहिए। सर मैं क्या पढ़ूं, ये इशू होता है, क्या पढ़ूं, मत सोचो यार ज्यादा। कंटेंट इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज यू। यस, दिक्कत तुम हो सबसे बड़ी। तुम डिसिप्लिन के साथ पढ़ते नहीं हो, तुम अपना एटीट्यूड नहीं सुधारना चाहते हो। जो बचपन से इस समाज ने तुम्हें बनाया है तुम वही बने रहना चाहते हो। तुम्हें लगता है तुम पहले से आईएएस हो? तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हें लगता है कि मैं तो अभी आईएएस की तरह भाषण देने को तैयार हूं, बिल्कुल आई एम रेडीमेड आईएएस। ये तो बस पता नहीं कहां से यूपीएससी ने एग्जाम ले रहा है कोई, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। आप उल्टा सोच रहे हो यार। आईएएस बनने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर वो नॉलेज और मेच्योर थॉट लेवल आपके अंदर आएगा तब आप इस लायक बनोगे कि आईएएस कहला पाओ, राइट। तो अपने थॉट को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। दिक्कत कंटेंट के अंदर नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट बढ़िया है, दिक्कत आपके अंदर है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिक्कत आपके अंदर है। ठीक है, तो खुद को सुधारना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब कंटेंट की टेंशन नहीं होनी चाहिए, है अच्छी बात है, कंटेंट नहीं है तो मैं दे दूंगा। दूसरा क्वेश्चन, सर प्रीलिम्स और मेंस को कैसे बैलेंस करना है? बहुत ही सिंपल सी बात है, हम दोनों चीजें साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि 31 मार्च तक, इस फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग तक हम सब कुछ पढ़ लेंगे, एंड 1 अप्रैल को आप इतने बोर हो जाओगे प्रीलिम्स पढ़ते पढ़ते, टेस्ट सीरीज दे देके, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी दूंगा, सब कुछ दूंगा, इतने बोर हो जाओगे कि आप अपने आप जो है ना मेंस की किताबें उठा लोगे अप्रैल में फिर से, कहोगे ऐसा मैं मेंस पढ़ रहा हूँ, प्रीलिम्स में तैयार हो चुका है। आप सिर्फ मेरा 1 अप्रैल को एग्जाम ले लो, मैं 120 ला के दिखाऊंगा 100% श्योर। इससे ज्यादा कुछ यूपीएससी पूछ ही नहीं सकता। मुझे तुक्के मारने की जरूरत नहीं है सर, नॉलेज है मेरे अंदर इतनी। वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए। मेरे टाइम पे मेरे अंदर था, मेरे नंबर आते थे, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आई विल मेक श्योर। बट आप वैसे काम करो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेटेड अप्रोच होती है, प्रीलिम्स प्लस मेंस आपको साथ में पढ़ना चाहिए। देखो पहले ना प्रीलिम्स का एग्जाम होता नहीं था, ये तो 70s के एंड में प्रीलिम्स का एग्जाम शुरू हुआ था, क्योंकि यूपीएससी को छटनी करनी थी कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को हटाया जाए, कि हमारे एग्जामिनर सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स के आंसर पढ़े। इसके लिए प्रीलिम्स को एक छलनी की तरह, एक फिल्टर की तरह रखा गया था, राइट। तो अभी भी उसका काफी हद तक रोल वही है। मेरी अगर मानी जाए तो इंसान को प्रीलिम्स की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आप सिर्फ मेंस की तैयारी करो, ठीक है ना। उसी से आपके अंदर इतनी नॉलेज आ जाएगी, अगर आपने चीजों को समझा है तो फैक्ट्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए। बाकी आजकल थोड़ी सी यूपीएससी मजे लेने के लिए 15-20 क्वेश्चन डाल देता है उल्टा सीधे, उसके लिए मैं थोड़ा सा प्रीलिम्स का अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट मोस्टली इंटीग्रेटेड अप्रोच रहनी चाहिए। हर कंसेप्ट का हम बिल्कुल लॉजिक समझ लेंगे, उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी।
पॉलिटी समझने के लिए ना लोग जनरली क्या करते हैं, सिविल सर्विस के जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो पॉलिटिक्स से भागते हैं, डिस्क्लेमर देते हैं, या चलो छोड़ो बेटा तो पॉलिटिक्स में चले जाएंगे, हम सिर्फ पॉलिटी की बात करें, हम सिर्फ आर्टिकल्स की बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम खुल के पॉलिटिक्स की बात करेंगे मेरी क्लास के अंदर, मैं साफ साफ बोल रहा हूं। हम खूब पॉलिटिकल बातें करेंगे। क्यों? इंडिया में जितने पॉलिटी के चेंजेस आ रहे हैं, जितने नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, कोई भी नया लॉ आ रहा है, जितनी मेजर चीजें हो रही हैं, चाहे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन हो, सीए, एनआरसी हो, विमेन रिजर्वेशन हो, कुछ भी हो, हर किसी के पीछे पॉलिटिक्स है ना। तो अगर आप पॉलिटिक्स नहीं समझोगे, आपको पॉलिटी घंटा समझ में आएगी, आपको लगेगा वो समझ आ गई पॉलिटी, लेकिन नहीं। तो हम तो पॉलिटिक्स पे बातें करेंगे, खूब करेंगे। मैं तो करूंगा, कोर्स नहीं करना मत करो, ठीक है। टेक्नोलॉजी तब बनती है जब पीछे की साइंस क्लियर हो, लेकिन हम साइंस में पीएचडी नहीं करेंगे। हम सिर्फ उतनी साइंस पढ़ेंगे जितना कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, जैसे कि 5वीं 6ठी 7वीं क्लास की एनसीईआरटी है साइंस की, उतना हम जरूर पढ़ेंगे। वो कंपलसरी है, उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा हमें। मैं पढ़ाऊंगा आपको, सब कुछ चिंता मत करो। फ्यूचर बिहाइंड द हिस्ट्री, उल्टा लिखा गया मैंने? मैंने बिल्कुल ठीक लिखा है। हिस्ट्री काफी कंटेस्टेड होती है, कहते हैं कि जो विनर्स होते हैं सिर्फ वही हिस्ट्री लिखते हैं, है ना, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, वो एक पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी है कि अगर आपको हिस्ट्री सच में इंटरेस्टिंग तरीके से समझनी है, तो आप ये समझो कि आज के टाइम में जो लोग हमारी हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, या करेक्ट कर रहे हैं, जैसे जब समझ लो क्यों कर रहे हैं। क्योंकि वो इंडिया का एक दूसरा फ्यूचर, दूसरा विजन देखते हैं। वो चाहते हैं कि 1947 के बाद 2047 तक इंडिया एक अलग तरीके से दिखे। उनका कुछ और विजन है, कुछ और गैंडा, प्रोपेगेंडा, जो मर्जी कह लो, कुछ और है उनका। उसके लिए दे आर टॉइंग विद द हिस्ट्री। तो अगर आप फ्यूचर समझोगे तब भी आप हिस्ट्री समझ पाओगे। हिस्टोरिकल चेंजेस का जितनी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उसमें से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझना है, तो पहले आप लोगों का फ्यूचर विजन समझना पड़ेगा। काफी पॉलिटिकल बातें बोल रहा हूं मैं, बट कोर्स ऐसे चलेगा। अगर ये दोनों चीजें मिल जाए, समझ लोगे प्रॉपरली, तो क्वेश्चन कहीं पे कैसा भी आ जाए, आंसर आपके पास होगा। अपने आर्गुमेंट खुद बनाओगे, आपको रटने नहीं पड़ेंगे मेंस के आंसर। फिर आप कहोगे मेंस के आंसर के भाड़ में, मैं अपने आर्गुमेंट खुद ही बना के लिख दूंगा फटाफट 7-8 मिनट के अंदर। इतना ज्यादा नॉलेज होगी आपके अंदर, भरे पड़े होंगे आप नॉलेज से। जो लोग एडिटोरियल लिखते हैं ना कार के अंदर, उतनी नॉलेज आपके अंदर होगी भर भर के, जो बाहर आने को तड़प रही होगी। ठीक है ना? तो उस लेवल तक हमें जाना है, तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में पूरे बेस से समझना होगा चीजों को। पॉवर्टी बिहाइंड द इकोनॉमी, इकोनॉमी आपको लगता है फालतू का सब्जेक्ट है? नहीं, फालतू का नहीं है। आप समझो इकोनॉमी की जरूरत क्या है? रिसोर्स कंस्ट्रेंट। हमें हर चीज को इकोनॉमिकल वे में यूज करना होता है। क्यों? अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन इंसान की भूख अनलिमिटेड है, जिसकी वजह से कई लोग बहुत ही बेकार जिल्लत की जिंदगी जीते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम पॉवर्टी तो हटनी चाहिए, कोई इंसान जितना अमीर बनना चाहे बन जाए, अंबानी अदानी जितना बनना भैया तो बन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेसिक रोटी कपड़ा मकान हर इंसान के पास होना चाहिए। आज तक हम वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने देश के लिए। अगर आप ये पॉवर्टी वाला कंसेप्ट समझ लोगे ना, तो इकोनॉमी में आपको अपना मजा आने लग जाएगा। हम कॉम्प्रिहेंसिवली हमें समझना पड़ेगा, बोरिंग लगेगा, बकवास लगेगा, टाइम वेस्ट लगेगा, लेकिन मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? प्रीलिम्स मेंस में क्या पढ़ना है? ना प्रीलिम्स पढ़ना है, ना मेंस पढ़ना है, हमें अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। बाकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग था ना, काबिल बनो, ऐसे कुछ डायलॉग था, कामयाबी अपने आप झक मार के वापस आएगी, वैसा कुछ है। ठीक है। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, टेंशन वाली बात नहीं है। न्यूज़पेपर रोज सुबह 9 से 10 में वीडियो अपलोड करूंगा। न्यूज़पेपर में जो भी रेलिवेंट चीजें होंगी मैं आपको दिखा दूंगा फटाफट। कॉपीराइट का केस नहीं होगा, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है ना? थोड़ा ऐसे मैनेज करा जाएगा चीजों को कि आप न्यूज़पेपर हाथ में रखना, मैं थोड़ा बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपने। एंड जो भी रेलिवेंट नोट्स हैं एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स और मेंस के लिए, फटाफट यहाँ पे बनाते रहेंगे। पीएचडी नहीं करनी है हमने, पीएचडी अलग से कर लेंगे बाद में। फिलहाल जो हर रोज न्यूज़पेपर उठाएंगे और एक जर्नल क्रिएट करेंगे। टारगेट क्या रहेगा कि हर दिन के लिए 2 पन्ने होने चाहिए। भैया आज का न्यूज़पेपर है तो मैं 3 अगस्त की डेट डाल के 2-3 पन्ने भर लूंगा, खत्म। फिर अगला पन्ना, फिर अगला पन्ना। तो एक साल में मेरे पास अप्रोक्सीमेटली आप समझ लो 600 650 पन्नों की बुकलेट होगी, जिसका टाइटल होगा न्यूज़पेपर नोट्स। सिंपल। और मैं रोज नए नोट्स बनाने से पहले पिछले नोट्स के ऊपर आंख मार लूंगा, फटाफट उनके ऊपर निगाह मार लूंगा कि अच्छा ये चीजें हैं, बस खत्म। ऐसे ही मतलब मजे मजे में न्यूज़पेपर खत्म हो जाएगा सुबह। मैं पढ़ूंगा आपके साथ, चिंता मत करो। बस न्यूज़पेपर आपके पास होना चाहिए, नहीं वो तो अरेंज हो जाती है, बड़ी चीजें नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हेन शुड आई चीज दो। अच्छा, ऑप्शनल कैसे लेना चाहिए? अब मैंने ले रखा है तो मुझे चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो मैं, मेरा पर्सपेक्टिव क्या है कि 2 तरह के ऑप्शनल होते हैं, एक होता है टेक्निकल, एक होता है नॉन टेक्निकल।
टेक्निकल ऑप्शनल जैसे भी साइंस वाले होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री टाइप की चीज होती है, मैथ्स हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, ठीक है ना। आपको ये इस तरह के टेक्निकल ऑप्शनल सिर्फ और सिर्फ तभी लेने चाहिए जब आपने ग्रेजुएशन इनमें करी हो एंड आप उसमें टॉपर रहे हो। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी या करी है लेकिन टॉपर नहीं थे उसमें, मेरी मेरी ओपिनियन है, गलत हो सकता हूं मैं, ठीक है ना, लेकिन अगर आप टॉपर्स में से नहीं थे, टॉप 3-4 में नहीं थे अपने कॉलेज के अंदर, तो इन सब्जेक्ट्स को मत लो, प्लीज मत लो। ये नहीं सर मुझे ना अच्छा लगता है काफी ये पढ़ना, मत कर लो यार। मतलब अच्छा लगता है तो एज अ हॉबी पढ़ लो ना, जरूरी अपने करियर को दाव में लगाओगे? अच्छा लगता है तो पढ़ लो, कोई रोक थोड़ा ना रहा है तुम्हें यार। खोल लो टेलीग्राम व्हाट्सएप, पढ़ लो जितना पढ़ना है, और यूट्यूब खोल लो। ये थोड़ी ना मैं पेपर दूंगा उस चीज के लिए। पेपर वो दो जो स्कोरिंग हो। स्कोरिंग कैसे होता है? स्कोरिंग डिपेंड करता है आपके ऊपर, कंटेंट के ऊपर नहीं। देखो सबसे पहले देखो कि मार्केट में गाइडेंस होनी चाहिए अवेलेबल। कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, लिटरली कुछ ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें गाइडेंस है ही नहीं, मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है ऐसे ऑप्शनल्स। हैं तो एक या दो हैं कि जिस बंदे का हुआ नहीं उसने खुद मटेरियल छाप दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, तो वैसा मत करो। अगर ऑप्शनल चूज करना है, सिर्फ और सिर्फ वही ऑप्शनल चूज करो जिसका अच्छा खासा मटेरियल और गाइडेंस अवेलेबल हो, उसके बाद आपकी मेहनत है। ये मत सोचो सर मैं कोई खलीफा हूं, ऐसा शॉर्टकट मारूंगा, ऐसा ऑप्शनल चूज करूंगा मैं तो कि उसमें मार्किंग भी अच्छी आएगी, मुझे पढ़ना भी कम पड़ेगा, ठीक है ना, और मैं ही सारे नंबर बटोर लूंगा उसके अंदर। यार थोड़ा प्रैक्टिकल से बात करो, मतलब बच्चों ऐसी बात नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात ये, ऑप्शनल की तैयारी आपकी प्रीलिम्स से पहले खत्म हो जानी चाहिए। प्रीलिम्स के बाद, राइट, ये मैंने, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। फिनिश इट बिफोर प्रीलिम्स, रिवाइज इट आफ्टर प्रीलिम्स। आफ्टर मींस गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। प्रीलिम्स के बाद सिर्फ आपके पास रिवीजन का स्कोप होता है। क्या होता है? सिर्फ रिवीजन का स्कोप होता है। कभी भी आप मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के बाद नहीं कर सकते हो। जो लोग कर रहे हैं वो खुद को धोखा दे रहे हैं। हमेशा पहले मेंस की तैयारी होती है कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, उसके बाद प्रीलिम्स से कुछ दिन पहले आप डेडिकेटेडली प्रीलिम्स पढ़ोगे, दैट्स इट। क्योंकि आपने पूरे साल मेंस की तैयारी करी है, इसलिए प्रीलिम्स के बाद आपने सिर्फ मेंस को रिवाइज करना है, दैट्स इट। अगर आप सोचोगे सर पहले प्रीलिम्स फिर मेंस, तो हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहोगे, प्रीलिम्स प्लस मेंस की साइकिल में हमेशा फंसे रहोगे। प्रीलिम्स क्लियर होता रहेगा, मेंस में अटकते रहोगे। और अगर मेंस क्लियर हो भी जाएगा तो इतनी बॉर्डर लाइन पे क्लियर होगा कि टोटल स्कोर कुछ नहीं बनने वाला, फिर गले की फांस जैसा हो जाएगा आपका स्कोर कि सर ना तो मैं आईएएस बन पा रहा हूं, ना कोई अच्छी रैंक मिल पा रही है, ना मैं फेल हो पा रहा हूं। वो बड़ी गंदी सिचुएशन होती है, राइट। तो आपने जो भी मेंस की तैयारी करनी है इंक्लूडिंग दी ऑप्शनल, वो अपने प्रीलिम से पहले उसको खत्म कर देना है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सर कितने घंटे पढ़ना है? कितने घंटे पढ़ना है, ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि कई लोग वर्किंग होते हैं, है ना, कई लोगों को कई चीजें मैनेज करनी होती हैं। छोटा सा सवाल पूछूं आपसे, आपको पता है यूएसए के अंदर टेस्ला गाड़ी है, तो टेस्ला का जो बेस मॉडल है, टेस्ला 3 का, मॉडल 3 का, वो कितने का आ जाता है? 40,000 से स्टार्टिंग है और 50,000 में अच्छा खासा आ जाता है, 50,000 में, ठीक है। तो अभी हम बाजार में जाऊंगा, मैं दिल्ली में हूं, मैं बाजार में जाऊंगा 50,000 रुपए लेके, मुझे क्या मिलेगा? टेस्ला मिल जाएगी मुझे 50,000 में? नहीं मिलेगी ना। क्या मिलेगी 50,000 में? मोपेड मिलेगी। दिक्कत क्या हुई यहाँ पे? डॉलर वर्सेस रूपी। उनकी परचेजिंग पावर, हमारी परचेजिंग पावर में फर्क है। डॉलर की अपनी वैल्यू है, अपना टैलेंट है डॉलर का, रुपये का अपना टैलेंट है। आगे का नंबर दोनों का सेम है। ये फर्क किसने किया? मोपेड से टेस्ला, इसमें ये कन्वर्जन कौन कर रहा है? डॉलर वर्सेस रुपी, ये कर रहा है ना, क्योंकि देखो नंबर तो दोनों में सेम है ना। तो उसी तरह से जो घड़ी का नंबर है कि सर 10 घंटे पढ़ना है, सर सुबह 2-2 घंटे पढ़ना है, रात को 2 घंटे पढ़ना है, ये जो नंबर है 2 घंटे 50,000, ये नंबर सबके लिए सेम होते हैं। अंबानी के लिए भी उतने जितने मेरे लिए हैं, सेम है। घड़ी भगवान ने सेम बनाई है दोनों के लिए। फर्क पड़ता है डॉलर वर्सेस रुपी में, उसकी एफिशिएंसी में, मेरी एफिशिएंसी में फर्क पड़ता है। तो ये सवाल भूल जाओ, ये बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चन है कि हमें कितने घंटे पढ़ना है। आइंस्टाइन ने कहा था ना, टाइम इज रिलेटिव। तो इस बात को समझो थोड़ा सा। आप ही कहोगे सर मेरा बेस कमजोर रहा, सर मेरी गलती नहीं थी। मैं क्या कह रहा हूं? तुम्हारी गलती है। मैं तो नहीं कह रहा तुम्हारी गलती है, मैं तो इतना से कह रहा हूं यार कि आप अपने हिसाब से देखो आपको कितना पढ़ना है, आपका टारगेट होता है, आपको टारगेट अचीव करना है, उसके लिए आपको 2 घंटे में पढ़ो या 10 घंटे में, वो आपको देखना पड़ेगा। एज सिंपल एज स्टार्ट। तो दोबारा क्वेश्चन मत कर लेना कि सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए आइडियली। एफिशिएंसी अलग अलग है यार, डॉलर और रुपये का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो ना। तो अपने हिसाब से देखो, आप डॉलर हो, रुपये हो, युआन हो, येन हो, रूबल हो, यूरो हो, क्या हो, वो अपने आप देखो, आप अपने हिसाब से देखो उस चीज को। ये बच्चों ऐसे क्वेश्चन मत किया करो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है,
सर मैं पढ़ तो लूंगा, लेकिन सर मुझे मोटिवेशन, सर मतलब हम आते हैं ओआरएन में पढ़ने के लिए या नोएडा में, सर 2-4 दिन मोटिवेशन रहता है, फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, मन भटक जाता है। तो देखो, मन भटकने के रीजन है कि आपको फोकस करना नहीं आता। धीरे धीरे फोकस करना भी सीख जाएंगे हम। लेकिन आप पहले 3 चीजों में डिफरेंशिएट करो, और चाहो तो उसको लिख लेना। मोटिवेशन, गोल और डिसिप्लिन 3 बहुत ही अलग अलग चीजें होती हैं। मोटिवेशन होता है रीजन, आप कोई काम क्यों कर रहे हैं। आप गरीब हो या आप गरीबों के प्रति बहुत ज्यादा भावुक हो, वो आपका मोटिवेशन है। देखो, बुरा लगना अलग चीज है। किसी गरीब इंसान को देखता है, हर किसी को बुरा लगता है, बुरा लगना अलग चीज है। लेकिन क्या वो बुरा लगना इतना ज्यादा बुरा लगता है कि तुम कहते हो मुझे अपनी लाइफ से परवाह नहीं है और मेरे को तो भाई गरीबों के लिए ही सारा काम करना है, तो अलग बात है, राइट। या आप किसी स्वीट हार्ट के लिए काम करना चाहते हो, इट्स अप टू यू। हर किसी का अपना अलग अलग मोटिवेशन होता है। तो मोटिवेशन आपको क्या देगा, ध्यान से समझो। रीजन देगा कि मैं ये काम क्यों करूं, मैं यूपीएससी की तैयारी क्यों करूं, मैं बड़ा इंसान क्यों बनूं, राइट। सो दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन के बाद हम सोचते हैं कि मुझे इस एम को अचीव करना है। मान लो मुझे देश से गरीबी मिटानी है, सपोज, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरा गोल क्या होना चाहिए। तो मेरा गोल होगा, मैंने 50 गोल देखे, मैं अपनी स्टार्टअप खोल सकता हूं, मैं बहुत बढ़िया जॉब ज्वाइन कर सकता हूं जहां मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा होगा, ठीक है। या मैं यूपीएससी के लिए टारगेट कर सकता हूं, या यूपीएससी में सिविल सर्विस के सिवा बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह भी होती हैं, इकोनॉमिक सर्विसेज होती है, मैं उनके लिए ट्राई कर सकता हूँ, राइट। मैं साइंटिस्ट बी के लिए जा सकता हूँ। आई हैव मेनी ऑप्शंस विद मी, राइट। तो वो मेरा गोल है। गोल सिलेक्शन पहला होता है मोटिवेशन। फिर बात समझो, बहुत बारीक चीज है, बट ये करियर बदल सकती है आपका। फिर हम सेलेक्ट करते हैं हमारा गोल क्या है। यूपीएससी मेरा गोल है, ठीक है, तभी आप इस क्लास में आए हो। उसके बाद गोल आपको आपकी मंजिल तक नहीं लेके जाएगा, आपको डिसिप्लिन चाहिए। क्यों? क्योंकि बेटा, अगर हर साल 10 लाख लोग सपोज यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं या दे रहे हैं, तो उन सबका गोल क्या है, एसएससी देना। क्या देना है उनका गोल, गोल तो सबका सेम है ना। तो आपको क्या लगता है, बड़े बड़े गोल बना के हम अचीव कर लेंगे? भैया, गोल तो सबका सेम है। तो ये तो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है ही नहीं। फिर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर क्या हुआ, डिसिप्लिन। अब समझो इस बात को दोबारा, लेक्चर समझ गए, अब दोबारा समझो इस बात को, जो मैंने बोला रिपीट करूंगा अब मैं। इस पर्वत के ऊपर है यूपीएससी। क्यों पहुंचना चाहते हो, एक रीजन होना चाहिए ना आपके पास। समवन इज देयर वेटिंग फॉर मी। शायद शिव जी हो वहां पे, मैं शिव जी से मिलना चाहता हूं, वो आपका मोटिवेशन हो सकता है। आई डोंट नो, वो आपका पर्सनल मोटिवेशन। मोटिवेशन इज ऑलवेज पर्सनल। ये भीड़ है एस्पिरेंट्स की। क्यों जाना चाहते हो, हर किसी का यहाँ पे अलग अलग रीजन है। इसका कुछ और रीजन है, इसका कुछ और रीजन है, राइट। वो होगा कि मोटिवेशन, हर कोई वहां पे क्यों जाना चाहता है, जर्नी का क्या रीजन है। फिर गोल, गोल सेलेक्ट किया, ये यूपीएससी, ये शायद एसएससी होगा, ये कुछ और, जो भी ये अलग अलग एग्जाम्स होंगे। यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है यूपीएससी वाले हैं, ये जो टॉप वाला एग्जाम है। गोल सेट हो गया। अब कौन जीतेगा, यार गोल सबका सेम है, डिसिप्लिन। बहुत अड़चने आएंगी, ये दिखने में बड़ी प्यारी सीनरी लग रही है, चलना शुरू करोगे ना, पैर मुड़ेगा, मुड़ेगा पैर, यहाँ पे पत्थरों पे स्लिपरी होगा, सिर फूटेगा, बहुत दिक्कत होगी। तैरना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा, हवा नहीं मिलेगी ऊपर, बहुत दिक्कतें होंगी, ठीक है। उस समय क्या चाहिए, डिसिप्लिन। मैंने भी क्या शब्द का प्रयोग किया, दिक्कतें आएंगी। जब आप लोग तैयारी करते हो, ऐसी होता है ना, कई बार खाना स्किप हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है, अपना या किसी और का हो जाता है, 50 अड़चने आ जाती हैं। बीच में से अचानक से भालू हमला कर देगा, तो रिश्तेदार आ जाएंगे घर के ऊपर कि भैया हमें तो पार्टी में जाना है, एक ही दिन में सारा पढ़ लेगा तू, है ना, वो भालू की तरह होता है, उठा के ले जाते हैं तुम्हें। तो अड़चने बहुत आएंगी। डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना है वो आपने देखना है, ठीक है। ये जो है ना, मोटिवेशन से गोल वाली जर्नी जो होती है, ये काफी प्रॉब्लमैटिक होती है। कई लोग इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हमेशा यही वाली चीज टारगेट करते हैं, यूपीएससी वाली। ये प्रॉब्लमैटिक है। एक मैंने वीडियो बनाई थी, हाउ टू एग्जिट द यूपीएससी चक्रव्यूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग ये मिस्टेक करते हैं ना, कि मोटिवेट होके गलत गोल सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको शायद एसएससी सिलेक्ट करना था या प्राइवेट जॉब सिलेक्ट करनी थी, बैंक पीओ की जॉब सिलेक्ट करनी थी, वो गलती से यूपीएससी की जॉब सिलेक्ट कर लेते हैं। ये जो फॉल्टी गोल सेटिंग हो गई इनकी, गोल सिलेक्शन में फॉल्टनेस थी। ये वीडियो उन लोगों के लिए है। प्लीज इसको 2 बार देखना। 2 बार देखोगे ना, आपकी लाइफ के 20 मिनट बर्बाद होंगे, लेकिन शायद आपकी लाइफ बच सकती है। आपकी लाइफ के कई साल बच सकते हैं इससे, ठीक है। तो प्लीज इसको देख लेना, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे। अच्छा, इन लोगों का बताओ, एक बंदा था, उसने कभी स्टेट चैंपियनशिप नहीं जीती, लेकिन कह रहा है मैं नेशनल के ट्रायल्स के लिए जाऊंगा। इस बंदे ने आज तक कभी नौकरी नहीं करी, सिर्फ कॉलेज
भी बीच में छोड़ दिया, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, और पिताजी से 50 लाख रुपए ले लिए, पिताजी मैं ना ये स्टार्टअप करूंगा, मैं $1 बिलियन कंपनी बना लूंगा, और मैं तो इन सबको ओयो शोयो को तो पीछे छोड़ दूंगा मैं। तीसरा बंदा अस्थमा पेशेंट है, उसने गलती से एक यूट्यूब पे मोटिवेशनल शॉर्ट्स देख ली। अब उसका जो एको चेम्बर होता है, एल्गोरिथम होता है यूट्यूब का, वो उसको मोटिवेशनल वीडियो फीड करे जा रहा है। ये अस्थमा का पेशेंट इतना मोटिवेट हो गया, कह रहा है मैं तो भैया कल एवरेस्ट पे जा रहा हूँ, मुझे अपनी डिसेबिलिटी पे फतेह हासिल करनी है। भाग गया, मर गया। 12th फेल हो गया, सब लोग हंस रहे थे, कहता मैं तो मूवी भी देखी थी, सच में बंदा आईपीएस बना था, तो मैं ही बन जाऊंगा, उसमें क्या बात हो गई, मैं खूब मेहनत करूंगा। भैया पत्थर थोड़ा ढोने हैं, मेहनत करूंगा, तरीका होता है हर चीज का। ये सब क्या गलती कर रहे हैं, वही मोटिवेट बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन गोल गलत पकड़ लिया। डिसिप्लिन शायद था इन लोगों के अंदर, मेरे ख्याल से होगा डिसिप्लिन इन लोगों के अंदर, लेकिन गोल गलत पकड़ लिया। स्टेप बाय स्टेप चाहिए होता है ना। ये लोग फेल होंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, इंजरी होगी। तो सोल्यूशन क्या है इस चीज का, सोल्यूशन है स्मॉल स्टेप्स। जो भी आपने लोग देखे, उन लोगों की गलतियों का सोल्यूशन, वो गलती हम भी करते हैं ना यार, एक्साइटेड होके कभी कभी। तो गलती क्या है, डिसिप्लिन के बाद, डिसिप्लिन तीसरा स्टेप था ना, उस तीसरे स्टेप के बाद एक और चीज आनी है, वो है स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप। ऊपर तक पहुंचना है तो हम सोचते हैं मोटिवेट हो गया कि मैं लंबी लंबी छलांगे लूंगा, नहीं बेटा, छोटी छोटी छलांगे लो। अगर आप काबिल नहीं हो, पहले अपने को प्रूव करने के लिए सीधे यूपीएससी मत जाओ, और अगर आप एकेडमिकली ब्रिलियंट नहीं थे, पहले कोई छोटे मोटे एग्जाम देके अपने आप को, अपनी वर्थ प्रूव करो कि हमें पढ़ सकता हूं, मैं दिन में 10 घंटे पढ़ सकता हूं। ठीक है ना, जिन लोगों का बेवकूफ कहते हो, मैं उनको छोटे से एग्जाम में पछाड़ सकता हूं, ये तो मेरे बाएं हाथ के खेल है। उसके बाद यूपीएससी टारगेट करना। अगर आप यूपीएससी टारगेट कर रहे हो, तो सीधा कूदो मत फाइनल्स में। इंटरव्यू का मत इमेजिनेशन करो कि मैं इंटरव्यू में ये बोलूंगा वो बोलूंगा। आप छोटे छोटे स्टेप लो, एक पन्ना पढ़ो, मैं एक पन्ना पढ़ूंगा आज, सिर्फ या 2 पन्ने पढ़ूंगा, छोटे छोटे शुरुआत करो। ठीक है, उसके बाद ही ऊपर पहुंच पाओगे। ये बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत जरूरी बात है। लेक्चर खत्म हो गया वाला, चलो अगला क्या है। क्या सर मैं फ्रेशर हूं, बिगिनर हूं, क्या मैं पहली बार में यूपीसी क्रैक कर सकता हूं? या जिन लोगों का 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं, वो लोग पूछ रहे हैं सर मुझे 4 अटेम्प्ट हो गए, क्या मैं इसी 5वें अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकता हूं, या शुड आई टेक अ ड्रॉप ईयर? कई बार क्वेश्चन आता है। दोनों ही लोगों का, चाहे वो फ्रेशर हो या वेटरन हो, एम एक ही होना चाहिए कि सर 2027 का पेपर है, मेरी इसमें रैंक आ रही है या नहीं आ रही। यार क्वेश्चन तो यही है ना, 2027 वाले में मेरी रैंक आ रही है नहीं आ रही। इससे पहले में अटेम्प्ट 1 दिए या 10 दिए, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पुरानी बातें भूल जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए। अब काम की बात करते हैं, दोबारा देख लेना वीडियो को, लेकिन अभी जो काम की बात है वो ये है, आपको 2 काम करने होंगे। एक तो आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना होगा, हार्ड कोर डिसिप्लिन। अगर मैंने बोला सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, उठना है मतलब उठना है, कोई बात नहीं, दोबारा सो जाना उसके बाद लेकिन एक बार उठ जाओ, छोटी छोटी शुरुआत, उठना तो शुरू करो यार 4 बजे एक बार। ठीक है। अच्छा अभी गर्मी चल रही है, तो गर्मी में आसानी से उठ सकते हो, सर्दियों में थोड़ा उठना मुश्किल हो जाता है। सर्दी आने से पहले आदत डाल लो कि सुबह 4 बजे उठने की। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, बाकी आपकी मर्जी, अपने घर के हालात के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। एक तो हो गया डिसिप्लिन, और दूसरा हो गया माइंडसेट। जैसे मैंने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा यहाँ पे मेन एम रहेगा आप लोगों का माइंडसेट चेंज करना, है ना। अंबानी और मेरे अंदर फर्क यही है कि हमारा माइंडसेट काफी डिफरेंट है, इसलिए मैं छोटा हूँ वो बड़ा आदमी है मजाक कर रहा हूँ। एनीवेज, तो डिसिप्लिन प्लस माइंडसेट, हमें दोनों चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। गांधी जी ने कहा था लीड बाय एग्जाम्पल, राइट। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको डिसिप्लिन में रहना है, तो जितने मेरे पुराने स्टूडेंट्स से जानते हैं कि मैं कभी डिसिप्लिन में नहीं रहता हूं, ठीक है ना, तो आई विल ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग इन सम डिसिप्लिन विद मी। तो आई विल ट्राई टू गिव द क्लासेस रेगुलरली। ये मेरी कोशिश रहेगी, आप भी कोशिश करो। हालांकि कोशिश आपको करने की जरूरत है, आईएएस आपको बनना है, मुझे तो नहीं बनना, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू चेंज माई सेल्फ ऑल्सो। दोनों साथ में काम करेंगे टीम के तरीके से, बिकॉज इट इज ऑलवेज द टीम दैट विंस। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर भी सकता है, लेकिन उसके लिए पहले काबिल बनना पड़ता है। अभी हम लोग काबिल नहीं है। अगर आप काबिल होते ना, तो वीडियो नहीं देख रहे होते, क्रैक कर चुके होते यूपीएससी। ठीक है, तो काबिल हम लोग नहीं है, ना आप काबिल हो ना मैं काबिल हूं। साथ में काम करेंगे तो शायद अपने एम को अचीव कर लेंगे। आपका एम है आईएएस बनना, आप बन जाओगे। मेरा एम है थोड़ा देश में सुधार लाना, मैं शायद वो अपना एम अचीव कर पाऊं, आज नहीं तो 50 साल बाद शायद कभी कर पाऊं। ठीक है, तो दोनों अपने एम की तरफ आज से डिसिप्लिन में काम करेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या था, आखिरी क्वेश्चन है, हाउ विल आई नो वेदर माय प्रिपरेशन इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये बहुत जरूरी चीज है, ये मिस्टेक मेरे ख्याल से मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। आपके पास ना हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। जैसे आप मैथमेटिक्स देखते हैं तो मैथमेटिक्स में सारी चीजें हवाबाजी लगती हैं, लेकिन जब ग्राफ पेपर सामने आता है देन यू नो, अच्छा ये पॉइंट वहां पे, वो पॉइंट वहां पे, एंड ग्राफ पेपर हमेशा एक कोऑर्डिनेट का एक ओरिजिन होता है, वो होता है सेंटर, राइट। तो आपको हमेशा अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी। तो एक जो है ना 365 पेजेस की या 300 पन्नों की एक बुकलेट ले लो। मेरे हिसाब से ना बुकलेट मत लो, क्या करो, बहुत सारे A4 पेजेस ले लो और फोल्डर ले लो, जो क्लीन फोल्डर आते हैं, अलग अलग चीजों के फोल्डर बनाओ बहुत सारे, ठीक है। तो एक बनाओ डे ट्रैकर, उसमें एक पन्ने में बस आपने रोज की डेट डाल दो, आज 1 अगस्त है तो आज मैंने ये पढ़ा या ये किया, टॉपिक का नाम लिख लो, सोर्स लिख लो, कौन सी किताब में से पढ़ा, क्या पढ़ा वो मत लिखो, क्या पढ़ा डिटेल मत लिखो, वो तो अलग नोट्स हो गए, ठीक है ना। बस हेडिंग लिख लो कि भी मैंने एनसीईआरटी में से चैप्टर पढ़ लिया या मैंने सर की वीडियो देख ली, बस वगैरह वगैरह। तो डे ट्रैकर यू शुड हैव इट। एक साल भी करोगे, अगले साल प्रीलिम्स तक या मेंस तक, तो 350-400 पेज की वो बन जाएगा फोल्डर अपना, लेकिन होना चाहिए। अभी काम नहीं आएगा, बाद में काम आएगा ये आपको, ठीक है, ट्रस्ट मी। न्यूज जर्नल मैं बनवाऊंगा आपका, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हम लोग 2-2 पन्ने उसको भरेंगे, पीएचडी नहीं करनी है बट नोट करना है, जैसी मर्जी न्यूज हो उल्टी सीधी भर लेंगे एक बार। और जब रोज भरेंगे ना हम लोग, तो आप और मैं दोनों सीखेंगे धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन के अंदर कि हमें कौन सी न्यूज नोट करनी चाहिए और कौन सी न्यूज हम नोट नहीं करेंगे। तो पहले एक हफ्ते आप और मैं मिलके बहुत ही आलतू फालतू की बकवास चीजें लिखेंगे इसके अंदर, लेकिन हम धीरे धीरे सुधरेंगे, गलती करने से शर्माना नहीं है। नोट्स कैसे बनाने हैं और उनका इंडेक्स कैसे बनाना है उसका प्रॉपर तरीका होता है। क्योंकि होता क्या ना, जब आप एक साल बाद प्रीलिम्स देने जाते हो तो आपको लगता है मैं पढ़ तो रहा हूँ 2-3 साल से, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पढ़ा ही नहीं मैंने, अच्छा मैं कर क्या रहा था एक साल से, मैंने शायद पिछले 2 महीने में पढ़ाई करी है सारी, ऐसी फीलिंग आती है आपको। वो इसलिए फीलिंग आती है क्योंकि आपने कभी डे ट्रैकर नहीं बनाया, आपने कभी इंडेक्स फाइल नहीं बनाई, आपने नोट्स बहुत ज्यादा बनाए लेकिन आपने कभी उनको तरीके से मैनेज नहीं किया। तो हम जैसे जैसे क्लासेस करेंगे हम उन नोट्स को इंडेक्स भी करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये सब मैं करूंगा और आप उसको देख के अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करके इन चीजों को करना। इस कोर्स में क्या क्या चीजें होंगी, तो एक तरीका तो ये था कि बच्चों पहले 15 दिन हम सारी एनसीईआरटी निपटा देंगे, उनकी रीडिंग कर लेंगे फटाफट, आइडिया हो जाएगा। आइडिया होने के बाद हम थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर मेरी पुरानी क्लासेस पढ़ लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जितने भी मान लो मैंने टॉपिक पकड़ा, ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का मैंने एक टॉपिक पकड़ा सपोज, उस टॉपिक के बारे में एनसीईआरटी में या आपकी जो बाकी जीसी लॉन्ग टाइप की बुक्स हैं प्लस मेरे पिछले 6 साल के जो नोट्स हैं, इन सब के अंदर इंक्लूडिंग द पीवाईक्यू जो यूपीएससी ने पूछे हैं, इन सब में उस टॉपिक के बारे में जो भी चीजें पूछी हैं वो मैं सारी एक ही जगह एक ही क्लास में आपको बता दूंगा, एक या दो क्लास के अंदर, छोटा टॉपिक है तो एक क्लास में, बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लास के अंदर। तो उससे आपको कम से कम मेंटल सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि यार अगर मैंने ये टॉपिक पढ़ लिया है ना, सर ने पढ़ा दिया है, तो अब मैं इससे आगे नहीं पढ़ूंगा। मतलब बाद में पढ़ने का मन करे भी कोई पढ़ लेना जीवन में, लेकिन फिलहाल मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब मुझे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ना मुझे इसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी, ना मुझे इसके बाद कोई बुक रेफर करनी, ना कोई नोट्स देखने, ना कोई वीडियो देखनी। सर ने जो पढ़ा दिया, जो मेरे नोट्स बन गए, काफी बल्कि से लगेंगे आपको, लेकिन वो ही सब कुछ है मेरे लिए। अब मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा फिर। तो थोड़ा सा ना अप्रोच अपनी ऐसे रखेंगे, राइट। तो सारी चीजें कंबाइन करने का जिम्मेदारी मेरी, मुश्किल है, आई विल ट्राई टू डू इट, ठीक है। साथ में बीच बीच में जितने क्विज वगैरह होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के एमसीक्यू हो, चाहे वो मेंस के हो, तो बीच बीच में जहां जहां पे स्कोप दिखेगा वहां पे करेंगे। अगर मैं अभी आपसे कमिटमेंट कर दूं ना कि यार हर क्लास के बाद ना मेंस राइटिंग करेंगे, पता क्या होता है, जबरदस्ती वाला होता है। कई टॉपिक्स होते हैं ना उसके अंदर मेंस का स्कोप ही नहीं होता, तो मैं जस्ट बिकॉज आपसे फीस ले रहा हूं तो मैं जबरदस्ती आपको मेंस का क्वेश्चन दे दूंगा, अभी गधों की तरह उसको लिखने की कोशिश करोगे, वो पागलपंती होती है। काम की बात करो ना यार। तो जहां पे स्कोप होगा वहां पे क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, स्कोप नहीं है तो नहीं दूंगा यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। सीसैट में ना, ध्यान से समझो बात को, एक बहुत ही गलत मेंटेलिटी हम लोगों की। हमें लगता है कि यूपीएससी इज अ नॉलेज बेस्ड एग्जाम, ठीक बात है, नॉलेज बेस्ड है, लेकिन जो सीसैट है ना यार, वो नॉलेज बेस्ड नहीं है। सीसैट है ना, बुरा मत मानना, बच्चों वाला एग्जाम है। बंद कर दो वीडियो, पसंद नहीं आ रहा तो। सीसैट एक्चुअली बच्चों वाला एग्जाम है। वीडियो देखिए कभी, कि वो बिहार में एक स्कूल टीचर है, उसको बोलो ये नेचर फ्यूचर, वो नटूरा पढ़ रही है, फटूरा पढ़ रही है, उसको लिखना नहीं आता है क्या नहीं। अब हंसने वाली बात है, आपको हंसने वाली बात लग रही है, आपको आती है स्पेलिंग, लेकिन कलेक्टर है,
कलेक्टर से मान लो 5वीं क्लास का एग्जाम सॉल्व नहीं हो रहा, 5वीं क्लास की मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही कलेक्टर से, हंसने वाली बात वो है क्या? नहीं है, शर्म वाली बात है वो, नहीं होती आप लोगों से। मैंने एक वीडियो बनाई थी सी सेट वाली, अभी ये जो देखी थी ना वीडियो चक्रव्यूह वाली, उसमें दिया हुआ मैंने एग्जांपल, यूपीएससी कितनी बार लिटरली 5th क्लास की एनसीईआरटी के मैथ्स का क्वेश्चन एज इट इज पूछ चुका है, जो तुम लोग गलत करके आते हो। तुम्हें भारी क्वेश्चन लगता है सर, ये तो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था सर, यार 5वीं क्लास का क्वेश्चन है यार वो। अब देखो शर्म वाली बात नहीं है, जो भी 4th 5वीं क्लास की एनसीईआरटी है स्कूल की, मैं वो पढ़ाऊंगा, मुझे शर्म नहीं है इस बात, मैं तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, आप लोग को पढ़ना हो पढ़ना, नहीं पढ़ना मत पढ़ना, मैं तो पढ़ाऊंगा। यार स्किप कर सकते हो ना क्लास को, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन हम शुरुआत छोटे बच्चों की मैथ्स की एनसीईआरटी से करेंगे, सिंपल सी बात। और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ा के पीवाईक्यूज इंक्लूड करेंगे। आपको टाइम वेस्ट लग रहा है, मान लो है टाइम वेस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, करना पड़ेगा। हमारे ग्रुप में हर तरह के बच्चे रहेंगे, तो अगर किसी बच्चे की स्कूलिंग अच्छी तरह नहीं हुई जब वो बच्चा था, तो उस बच्चे की गलती नहीं है, ये हमारी सिस्टम की गलती है। अब कभी ना कभी तो उसको सुधारना पड़ेगा ना, या उसे मुंह छुपाते रहेंगे? तो वी विल हैव टू फेस इट लाइक ब्रेव पीपल। तो काफी शर्म वाली बात लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन हम तो पढ़ेंगे इसको, कोशिश पूरी करेंगे पढ़ने की। न्यूज़पेपर बता दिया मैंने आपको, हिंदू एक्सप्रेस में जो मेरे को ठीक ठीक रेलिवेंट लगेगा मैं पन्ने पलट लूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, फटाफट नोट्स लिख लूंगा। और भी रैंडम चीजें होती है जो न्यूज़पेपर कवर नहीं करते हैं, जो भी मुझे दिखेगा ना दिन में, मैं अगले दिन आपको सब बता दूंगा, हाँ भाई ये भी न्यूज थी, ये भी चीज हुई थी। ठीक है, उसके अंदर चाहे वो सोशल मीडिया का मीम्स क्यों ना हो, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। टाइम वेस्ट लेके मत करना, मैं तो पढ़ाऊंगा, मेरी मर्जी, सिंपल सी बात है भाई। इंग्लिश की क्लासेस, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, बहुत बड़ी समस्या रहती है कि आप लोगों को अंग्रेजी सीखना चाहते हो लेकिन सीख नहीं पाते हो। सीखना चाहते हो उसके लिए किताब उठा लोगे, 30 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखे, लेकिन वो टाइम वेस्ट है आपके लिए, क्योंकि आपको तो यूपीएससी की तैयारी करनी है ना? तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसी क्लासेस आपको दूंगा जिसके अंदर आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। जो भी आपको रेलिवेंट चीजें हैं यूपीएससी के लिए, उन्हीं चीजों का इंग्लिश और हिंदी में अनुवाद करके हम सीखेंगे कि हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस में। तो 1 साल बाद हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि उनको इंग्लिश आ जाए, आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा भैया मैं तो गारंटी नहीं कर सकता, क्योंकि सीटें कम है, बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी अच्छी आ जाएगी, सफिशिएंट लेवल में आ जाएगी, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूं, अगर आप ये क्लासेस रोज करोगे तो। ठीक है, छोटी छोटी क्लासेस होंगे 10-10 मिनट की, लेकिन बूंद बूंद से सागर बनता है, सिंपल सी बात है। और जो मैं उल्टी सीधी एक्टिविटी बोलूंगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, जो उल्टी सीधी एक्टिविटी करने को बोलूंगा आपको करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूंगा कि ये 3री क्लास के बच्चों की क्लास है, पीडीएफ आपको भेज रहा हूं आज व्हाट्सएप चैनल के ऊपर, और इसके जरा 2 पेज बोल बोल के पढ़ना। आप कहोगे सर तो हमें लूट रहे हैं, इस बात के पैसे ले रहे हैं क्या सर, कि मैं 3री क्लास की अंग्रेजी की बुक लेके पढ़ूंगा, पोएम पढ़ूंगा मैं? बेटा पढ़ लो, बात मानो मेरी, ये बेसिक चीजें होती है, इन्हीं से बच्चा सीखता है। ये जो शहरों में बच्चे हैं, खुद एक बात सोचो, शहरों में बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, 3री क्लास के बच्चे इतने फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लेते हैं, कैसे बोल लेते हैं? उनको क्या बादाम ज्यादा खिलाए जाते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंसान का जो सब कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो हमें लैंग्वेज सिखाता है। लैंग्वेज हम कभी कॉन्शियस माइंड से नहीं सीख पाते हैं, वो फॉर्मेलिटी होते भूल जाओगे। लैंग्वेज हमेशा सब कॉन्शियस माइंड से सीखी जाती है, उसके लिए आपको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे, वो मैं आपसे करवाऊंगा। तो ये वीक 1 है, ठीक है। अभी आज 1 अगस्त है, 3 अगस्त को हमारा ये मंडे टू फ्राइडे वाला वीक शुरू हो रहा है। तो 9 बजे रोज, ये बच्चों को टाइम टेबल स्कूल का, हम ये सारा काम करेंगे बच्चों की तरीके से, ठीक है। 9 बजे 3 अगस्त को न्यूज़पेपर की एक आधे घंटे जो भी डिस्कशन होगा वो कर लेंगे। 10 बजे ज्योग्राफी क्लास आएगी, 11 बजे साइंस की क्लास आएगी, 12 बजे सीसैट की, और 13 बजे मतलब 1 बजे जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास होगी। कभी कभी क्लास 5 मिनट की होगी, कोई भी क्लास 5 मिनट की हो सकती है, कभी 10 मिनट की होगी, कभी 1 घंटे की होगी, मेरी मर्जी है। मैं भी इंसान हूं यार, अपने हिसाब से चीजों को मॉडिफाई कर लूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और धीरे धीरे हम इसके अंदर सारी चीजें इंक्लूड करेंगे, जैसे आपका एमसीक्यू हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, वो इसी के अंदर कहीं भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। बस आपने एक्टिव रहना है, वेबसाइट चेक करनी है बार बार, और व्हाट्सएप चैनल आपने चेक करना है बार बार, और इसके अंदर एथिक्स वगैरह भी आएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आएगा, धीरे धीरे, अभी स्टार्टिंग है, स्लोली स्लोली वी विल डू एवरीथिंग, ठीक है। और एआई का हम भरपूर यूज करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी है अपनी मदद के लिए, तो वो भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। इनमें से आपको जो क्लास करनी है करो, जो क्लास नहीं करनी है मत करो, बहुत सिंपल सी बात है। पीडीएफ हमेशा की तरह 100% फ्री रहेंगी, और वीडियोस का चार्जेस रहेंगे 499 पर मंथ, ठीक है ना, 500 रुपए महीने वीडियोस के चार्जेस हो गए। तो कोर्स कहां से मिलेगा आपको? कोर्स मिलेगा वेबसाइट से, allinclusivewise.com, इसको भी लिंक वगैरह दिए होंगे कि आपने कहां से वीडियो खरीदने, क्या करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या हुआ इस चीज का, मतलब ये हुआ, आप सिंपली वेबसाइट खोलोगे, तो जैसे जैसे क्लासेस आती रहेंगी इस वेबसाइट के ऊपर फ्री में सारी पीडीएफ आती रहेंगी। इंग्लिश वर्जन मैं खुद पब्लिश करूंगा, और एआई से बना हुआ उसका हिंदी वर्जन जो है अपलोड कर दूंगा,
कुछ गलती होगी तो देख लेना यार थोड़ा बहुत प्लीज, ठीक है ना। आजकल एआई का हालांकि काफी अच्छा हो चुका है। तो अगर आप पूरे 500 रुपये पेमेंट करोगे तो अगस्त की आपको सारी वीडियोस जैसे जैसे आएंगी वैसे वैसे आपको मिलती रहेंगी। ऐसे सितंबर के लिए अलग 500 रुपये, अक्टूबर के लिए अलग 500 रुपये, उसमें आपको सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक बात है। तो इस तरह से अगर आप देखो तो कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 महीने हो गए। तो कितने रुपए हो गए भाई, 4,000 रुपये। 4,000 रुपये में आपका सारा फाउंडेशन कोर्स इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात यह कि पीडीएफ तो फ्री में रहेंगी, साथ में कोशिश करूंगा कि ऑल्टरनेट क्लासेस, जैसे कि वीक 1 में क्या रहेगा कि भी मंडे, वेंसडे और फ्राइडे की क्लास में यूट्यूब पे डालूंगा सारी, ये सारी क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी। लेकिन ट्यूसडे और थर्सडे की सारी क्लासेस जो है पेड ग्रुप पे आएंगी, जो हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू जिन लोगों ने पेमेंट करी होगी। तो जिन लोगों ने पेमेंट कर दी उनको यूट्यूब पे आने की जरूरत नहीं है। जिस बंदे ने पेमेंट कर दी उसको पोर्टल पे सारी चीजें मिल जाएंगी एज इट इज पूरा का पूरा, है ना। जिसने पेमेंट नहीं करी पीडीएफ डाउनलोड कर लो वेबसाइट से, और जब जब यूट्यूब पे वीडियोस आएंगी वो आप देखते रहना। ठीक है, क्लियर हो गया ये। और क्या इसके अंदर बस यही है। वीडियो सिर्फ इंग्लिश में होगी, जैसे मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, द वे आई हैव मेड दिस वीडियो विच इज इन कंबाइंड हिंदी इंग्लिश, ये इंग्लिश प्लस हिंदी में नॉर्मल में, जैसे मतलब दिल्ली के इलाके में हम लोग बोलते हैं लाइक वी स्पीक हिंदी इन द दिल्ली रीजन, तो इसी भाषा में सारी क्लासेस होंगी। मैं चाहता हूं कि इंग्लिश में अलग क्लासेस हों, बट ऑलरेडी काफी हेक्टिक रहेंगी चीजें, तो डबल डबल रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाऊंगा। यूट्यूब में कुछ फीचर होता है ऑटो ट्रांसलेशन का, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कैसे काम करता है। इन फ्यूचर अगर मुझे पता चले कि अच्छा ये आसान फीचर है, अच्छा फीचर है, तो वी विल एक्सप्लोर दैट। बट मैं रिकॉर्डिंग सिर्फ इसी भाषा में कर पाऊंगा, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। आई एम सॉरी दैट आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड वीडियोस ओनली इन हिंदी प्लस इंग्लिश। आई विल नॉट बी एबल टू रिकॉर्ड सेपरेट वीडियोस फॉर इंग्लिश। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इस कोर्स को करने से पहले प्लीज ये वीडियो देख के आना, ये बहुत ही जरूरी वीडियो, पहले भी बोल चुका हूं आपको। ये मजाक में मत लेना, इसको हल्के में मत लेना। ये आपकी करियर का सवाल है, जिंदगी का सवाल है। अगर फ्रेशर हो, आपको लगता है वीडियो आपके लिए है, इससे प्रभावित हो गए, तो प्लीज यूपीएससी में मत आओ। अगर आप यूपीएससी में आ चुके हो, वेटरन हो, तो जितना जल्दी हो सके इस चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओ, वरना फंसते चले जाओगे। दलदल है, चक्रव्यूह कहना गलत है, दलदल है पूरा, छोड़ेगा नहीं आपको ये। ठीक है, एक छोटी सी मन की बात करनी थी, मतलब मैं भी कर सकता हूँ यार मन की बात, ऐसी क्या बात हो गई है। आईएएस क्यों बनना है सर? मैं सोसाइटी को सर्व करना चाहता हूँ। अच्छा ऑनेस्टली बताना, आपने कभी जिंदगी में देखा नहीं कोई बंदा रोड पड़ा हुआ हो? कभी तो देखा होगा, मदद करी आपने उसकी? सर मैं आईएएस बनूंगा ना, आईएएस बनने के बाद सर मैं मदद करूंगा उसकी। अच्छा सच में? किसको धोखा दे रहे हो? आपने आज तक कोई गरीब बच्चा नहीं देखा, कोई गरीब परिवार नहीं देखा? आपको नहीं पता कि देश का बंटवारा क्यों हुआ था? आपको नहीं लगता अभी भी कई लोग हैं जो ऐसे काम करे जा रहे हैं? क्या किया है आपने उन लोगों के लिए? सरकार की इतनी स्कीमें आती हैं, आपने इंश्योर किया कि सरकार की स्कीमें इन लोगों को मिल जाए? कभी कोशिश करी आपने? पूछा आपने? सर कौन झंझट में पड़े, अरे सर ये लोग हैं ही ऐसे। आप 50 बहाने दे दोगे, आप लिटरली 50 बहाने दे दोगे, क्योंकि आपका एम शायद समाज को सुधारना है ही नहीं। नहीं होता यार, मैक्सिमम लोगों का नहीं होता। मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, आपसे इतना से कह रहा हूं कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत, अगर आप जब 50 साल के होंगे ना, आप आईएएस हो या ना हो, लेकिन आप ये देखोगे हाँ मैंने 20-25 साल की उम्र में आईएएस की तैयारी करी थी, उससे पहले मैं कुछ और था, उसके बाद में कुछ और बन गया। ये तैयारी है ऐसी, आपकी जिंदगी बदल देती है। तो आपको एटलीस्ट ये होना चाहिए कि यार, मतलब मैं ठीक से काफी रूड हो जाएगा बोलना, बट थोड़ा सा सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ठीक है, ये आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इसको किसी झूठ से मत करो कि मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं इसलिए मैं यूपीएससी करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा झूठ है। समाज को बोलना है बोलो, लेकिन खुद को बता दो कि हाँ यार मैं अपने लिए अच्छा करियर चाहता हूं। अपने आप से झूठ मत बोलो, वरना आगे जाके ना एक डिलेमा हो जाता है। उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में उसके अलग अलग टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। तो कॉग्निटिव इश्यूज हो जाते हैं उसमें। तो अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से सच बोलो कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूँ, एंड उसके बाद तैयारी करो। अगर खुद से झूठ बोलोगे तो हमेशा परेशान रहोगे। फिर आपके आसपास लोगों को अच्छा लगता है, अरे बंदा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्यों भाई? यूपीएससी की तैयारी इसलिए लोग खुश होते हैं कि अरे ये आईएएस बनेगा तो समाज से बुराइयां हटाएगा। नहीं यार, हमारा काम, दो काम हमारे करके चलेगा, ठीक है ना। रिजल्ट आने के बाद इतना खुश क्यों होते हो, सेलिब्रेट क्यों होते हो यार? हर साल किसी न किसी ने आईएएस बननी है, इसमें खुश होने वाली क्या बात हो गई? आईएएस किस लिए बने थे? खुशी के लिए, अपनी समाज की सेवा के लिए कह रहे थे ना, मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। तो उसके लिए खुद का फेलिसिटेशन क्यों कर रहे हो? जाओ हेल्प करना शुरू करो फिर।
बोलो मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया, मैं हेल्प करूंगा तुम लोगों की, लेके जाओ इन लोगों को जहां पे भी इनको हेल्प मिल सकती है, लड़ो इनके लिए, फिर कहो कि मेरा सिलेक्शन हो गया, कल ही रिजल्ट आया है, अब मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा, आओ जाओ। तो ये अपना स्केड्यूल है, थोड़ा अनकन्वेंशनल चीजें रहने वाली हैं, जितना हो सकेगा मैं करूंगा, बट लेट्स सी चीजें कहाँ जाती हैं। ठीक है, अगर मैं बीच में छोड़ भी दूं तो आप लोगों को कंटिन्यू करना है, क्योंकि आईएएस आप लोगों को बनना है, मैंने थोड़ा ना बनना है। जो भी अपडेट्स वगैरह होंगे वेबसाइट पे आ जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएंगे, टेलीग्राम में आ जाएंगे, इस वीडियो के लिंक पे सारी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी होंगी। थैंक यू सो मच। तो अभी हम मिलेंगे 3 तारीख को यूट्यूब के ऊपर, 3 तारीख वाली सारी क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी, उसके लिए कोई पेमेंट वगैरह की जरूरत नहीं है। थैंक यू।